अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, क्वालिटीज़ ऑफ वाटर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वाटर है वो मीडियम ऑफ लाइफ है और पानी के बगैर हम जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। सेकंड पे मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, यानी ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है वो कंपाउंड है। 65 से 90% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 65 से 90% तक वेरी करता है। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमें पता है इसका केमिकल फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड की 0.9167 ग्राम पर मिलीलीटर, जबकि लिक्विड की है 0.9998 ग्राम पर मिलीलीटर। बॉइलिंग पॉइंट 99.89 इन सेल्सियस, 211.96 इन फ़ारेनहाइट एंड 373.13 इन केल्विन। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन। वेपर प्रेशर 0.031267 एटमॉस्फेरिक, pKa यानी एसिडिटी 13.995 नियरली 14 और pKbB जो यानी बेसिसिटी 13.995 यानी ऑलमोस्ट 14। Refractive index 1.33 at 20 degrees Celsius, thermal conductivity 0.6065, viscosity 0.890 and dipole moment 1.8546 dBi। तो ये थी इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये आपको जहन में रखनी होंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि वाटर को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। तो वो है पहले तो इसकी पोलैरिटी। हमें पता है कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर क्यों है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। हमें पता है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होते हैं। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और खुद इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड तो है बट ये पोलर भी है साथ, क्योंकि यहाँ पे पोल्स क्रिएट हुए हैं। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 होता है। तो ये हमें बैंड एक जियोमेट्री देता है और परमानेंट डाइपोल जो है क्रिएट करते हैं, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद सेकंड पे जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ने, आप देखें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह वाटर के इसी मॉलिक्यूल ने जो है हाइड्रोजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन ये वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड अबाउट 20 to 25 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पे देखें वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाने की सलाहियत रखता है। आप देख सकते हैं ये रेड में ये जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये जो बाकी जो ग्रीन में आप देख सकते हैं ये 4 जो है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। यानी इस एक मॉलिक्यूल ने 4 हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए हैं। तो ये एज ए इंफॉर्मेशन याद रखना है अपने कि एक पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। अब इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये पोलर, आयनिक और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स के लिए एक बहुत बेहतरीन सॉल्वेंट है। और हाइड्रोफिलिक हमें पता है वाटर लविंग होता है। अब मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं NaCl की। जब NaCl को वाटर में डाला जाता है तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और जो
NaCl का पॉजिटिव पार्ट है यानी Na, वो वाटर के नेगेटिव पार्ट यानी O नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरह जो नेगेटिव पार्ट है इसका यानी Cl नेगेटिव, वो वाटर के पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमें पता है जो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फैट्स, वो इंसॉल्युबल होते हैं, और यही वजह है कि जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, सेल के कंपार्टमेंट्स हैं, उनको ये जो है वो डिज़ोल्व नहीं करता और उनको सिक्योर करता है। जबकि ये एक और प्रॉपर्टी लाइक डिज़ोल्व, लाइक हमें पता है पोलर पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर को डिज़ोल्व करके अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक और इसकी एप्लीकेशन हमें पता है डिटर्जेंट्स और सॉप्स जो होते हैं वो एम्फीपैथेटिक होते हैं, यानी इनके दो एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक जो कि पोलर होता है। अब जब हम लाइक डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो ये होता है कि जो डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो तो वाटर के साथ अटैच हो जाता है, जबकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो फैट होता है या डर्ट होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, और इस तरह जो डर्ट होती है या ऑयल होता है हमारे कपड़ों पे या हमारे लाइक जिस्म पे, वो जो है वो वाटर के साथ धुल के साफ़ हो जाता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है लाइक डिज़ोल्व लाइक की या पोलैरिटी की, या आप कह सकते हैं कि इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम देखें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है हीट कैपेसिटी। A physical property of matter defined as the amount of heat needed to cause a unit change in temperature in a given mass of material। यानी ये हमें एक कह लो कि ये हीट हमें जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर चेंज करने में, ठीक है, किसी भी मैस का, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। और वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। The number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 is 1। यानी 1 ग्राम वाटर है मिसाल के तौर पे, उसका हमने 15 डिग्री सेल्सियस से 16 पर जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो उसके जो 1 यानी आप देखें 1 कैलोरी हमें रिक्वायर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही है कि जो वाटर है वो मिनिमम टेम्परेचर चेंज के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र एक्ट करता है। यानी जो हमें पता है कि मिसाल के तौर पे वाटर में जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, वो सडन चेंज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, एक दफ़ा एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो वाटर जो हमने अभी देखा कि वो अपना टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं होने देता। तो यही वजह है कि जितनी भी जो लाइक मरीन स्पीशीज़ हैं जो कि वाटर में रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है वाटर अपनी इस क्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हीट कैपेसिटी। उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। यानी वही बात है कि जैसे पानी है उसको हमने भाप में चेंज करना है, उसको वाटर से लिक्विड से गैस में चेंज करना है, तो उसकी जो लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, यानी वेपर में कन्वर्ट करना होता है। अब्जॉर्ब मच हीट एज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और यहाँ पे भी जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका भी हम देखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने का, जैसे हमने हीट कैपेसिटी का देखा कि इसके क्या फ़वाइद होते हैं, किस तरह जो है वो पानी जो है वो हमें मदद करता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमें पता है कि वाटर की सतह पर से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज़ परस्पायर्ड, ये जब हमें पसीना आता है, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या नाम है वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है हमारी बॉडी से, तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। Evaporation of only 2 ml out of 1 liter water lower the temperature of remaining 998 ml by 1 डिग्री सेल्सियस। यानी बेसिकली हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, यानी टेम्परेचर जब ये इवेपोरेशन होती है वाटर की तो हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो मिलता है।
Next property, ionization. The water molecule ionize to form H positive and OH negative ion. अब देखें यहाँ पे H2O की सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बन रहा है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे ले लें, जो वो सेल्फ आयोनाइज करते हैं, जो H3O नेगेटिव यानी हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। हमें पता है कि प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। यही जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो हैं वो रिएक्शन, हमें पता है सेल में जो इतने रिएक्शंस होते हैं कई तरह के, उनमें जो है वो ये पार्ट लेते हैं, ठीक है। और यही जो है वो इसकी एप्लीकेशन है, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन वाटर की, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जो फॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर होने वाले बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जो है वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एम्फोटेरिक नेचर, ए स्पीशी विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, यानी जो वाटर है वो एम्फोटेरिक है और वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। एसिड हमें पता है प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो वाटर को हम अगर बेस के साथ लेते हैं, एसिड के साथ लेते हैं, तो वो उसके ऑपोजिट जो है वो एक्ट करता है, और वो दोनों तरीके से जो है वो एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको अमोनिया के साथ लिया तो इसने एज ए एसिड एक्ट किया, जब H2S के साथ लिया तो इसने एज अ बेस एक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर की जो ऑटो आयोनाइजेशन जो कि हमने अभी पढ़ा है किस तरह होती है, ठीक है। हमें पता है कि जो जब हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं वाटर का, तो वहाँ पे हम H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव को जो है वो हम इक्वल रखते हैं, और इसकी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हमें पता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁴ है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन पे हम जब इन दोनों को बराबर रखते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 1 × 10⁻⁷। और अगर हम कोई एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर हम कोई बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें OH नेगेटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन कम होती है। तो ये थी इसकी एक इम्पोर्टेंस। अब इसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। एज वाटर कैन बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, इट इज़ वेरी यूजफुल इन रिडॉक्स रिएक्शन। हमें पता है कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जिसमें इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये यूज़ होती है। हमें पता है एक बहुत ही कॉमन मेथड है सोडियम सॉलिड, जो फ्यूज्ड सोडियम होते हैं उससे कॉस्टिक सोडा बनाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं जो वाटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। H2O से जो वो है वो हाइड्रोजन गैस बन गया। इसी तरह प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को लिया गया है। अब यहाँ पे जो वाटर है वो जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ये दो कॉमन फिनोमेनन है जिसमें वाटर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। एक में ऑक्सीडाइज हो गया, एक में रिड्यूस, खुद ही रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये यही वजह है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके बाद दोनों प्रॉपर्टी है, क्या ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी वो है प्रोटेक्शन। ये एक इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट होता है, यानी ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर मिसाल के तौर पे वाटर ना हो तो हमें पता है कि फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से जो है वो कोई इंजरी आ सकती है, ठीक है। आप देखें मिसाल के तौर पे हमारे जो आंसू होते हैं वो लुब्रिकेंट है एक तरह के, ठीक है। जब हम आइस को रगड़ते हैं तो इस वजह से जो है वो इंजरी हो सकती है, तो इसी वजह से टेयर प्रोडक्शन का काम होता है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके दरमियान में जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर को जो है वो मेंटेन करने के लिए होता है कि उसे किसी इंजरी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पे इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी। Below 0 degree temperature, water is solid and has lower density than liquid. Water, unlike other chemical substances, this is because water expands when it freezes and form a solid lattice structure. This happens due to hydrogen bond. अब हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना टाइटली एक मैटर जो है वो पैक है, यानी कितना मास जो है वो कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है
कि जो डेंसिटी है, ये जो सॉलिड होता है कोई भी हो, उसकी डेंसिटी तो जो है वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बट ये केस जो है वो वाटर के केस में नहीं होता, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस पैक्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ये एक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और वो लेस पैक्ड होते हैं। लेस पैक्ड होने की वजह से जो है वो वाटर की डेंसिटी जो है वो आइस से ज़्यादा होती है, यानी आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाती है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम यहाँ पर एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आप देख लें। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि लिक्विड है। अब हम इसको कूल करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप देखिए कितने ज़्यादा पैक हो गए हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स पैक्ड हुए हैं, तो अब हम जब इसको मज़ीद ठंडा किया और हमने इसको सॉलिड डिफाई किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमें पता है कि जो वाटर है वो आइस बन जाता है। तो यहाँ पे जो देखें क्या हुआ है कि बजाय ये और ज़्यादा पैक होने के, ये दूर दूर हो गए हैं, और ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है देखें, यानी हमने तो ये देखा था ना कि जैसे जो चीज़ जितनी ज़्यादा सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा पैक्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे जब हम रूम टेम्परेचर से जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो कंट्रैक्शन होती है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से फ्रीजिंग पॉइंट पे जाते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ एक्सपेंशन हो रही है, जो कि अब नॉर्मल है। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से हम जब 0 पे जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो कंट्रैक्शन होनी चाहिए थी, जैसे पहले हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अलाइन कर देता है और ये इस तरह एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में जो है वो बना देता है। ठीक है, तो यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सॉलिड आइस के जो है वो मोर पैक्ड और लेस डेंस होने का जिम्मेदार है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये डेंसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाटर में, सिर्फ वाटर में होती है। ये आप देख लें, बाकी सॉल्वेंट्स में आपको नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले इसको देखते हैं। एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर बाय इट एक्सपेंड्स इंस्टेड ऑफ contracting when the temperature grows from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिकम लेस टेंस। ये हमने देखा था अभी, जो हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जब हम 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे गए तो बजाय वो कंट्रैक्शन होने के एक्सपेंशन होगी, यानी जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बजाय और पास आने के वो और दूर चले गए। ठीक है, ये हमने देखा कि ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर है, अबनॉर्मलस बिहेवियर है। और इसकी कंक्लूजन है वो ये है, अपॉन फ्रीजिंग डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेज 9%। हमने देखा कि डेंसिटी डिक्रीज हुई, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी देखा हमने 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा जो है वाटर के मॉलिक्यूल पैक्ड थे, उसके बाद वो दूर दूर जाना शुरू हो गए। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी जो आइस है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होता है, और यही वजह है कि जो आइस है, सॉलिड आइस है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वो सिंक नहीं करती। दिस बिहेवियर हेल्प फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर टू सर्वाइव इन वेरी कोल्ड कंडीशन। अब ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है कि कैसे, यानी बहुत ज़्यादा जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो किस तरह से जो फ़िश या दूसरे मरीन एनिमल्स होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। इसको समझने के लिए आप देखें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप देखें, ऊपर सबसे ऊपर माइनस में टेम्परेचर है, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, नीचे आने पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। क्या हमने पढ़ा था कि जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नीचे वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है कि देखें, आइस की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, इसीलिए वो उसने लेयर बनाई हुई है ऊपर। ठीक है, अगर आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती वाटर से और वो इनॉर्मलस बिहेवियर ना शो करता, वो नॉर्मल बिहेवियर शो करता, तो फिशेस जो है वो कभी भी जो है वो एनवायरनमेंट में रह ही ना पाती। ये जो
आइस की लेयर होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और यही वजह है कि नीचे पानी जो है वो जमता नहीं है, वाटर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, और वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये इस क्यों है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका ये मतलब है जो वाटर है वो किसी भी एक्सटर्नल चेंज को रेजिस्ट करता है। वो क्यों करता है, वो कोहेसिव नेचर की वजह से। तो हम देख लेते हैं कि कोहेसिव नेचर क्या होता है, यानी कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टुगेदर, यानी कोहेसिव फोर्स है जो है वो ऐसी फोर्स है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरीके से जोड़ के रखती है, टुगेदर रखती है कि जो वाटर है वो कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो है उसको रेजिस्ट कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिकी नेचर ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ ड्रॉपलेट, ऑल्सो अलाउ ऑब्जेक्ट्स विद हायर डेंसिटी टू फ्लोट ऑन सरफेस, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो आप देख मतलब वो पैक होता है, वो स्टिकी होते हैं, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो अलाउ नहीं करते डूबने का, या कोई उनके ऊपर इंसेक्ट वगैरह हो तो उसको डूबने नहीं देते, और वाटर जो है वो ड्रॉपलेट बना लेता है। वो इतने मतलब इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी डिस्पर्स नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एक एग्जांपल है कि वाटर के मॉलिक्यूल किस तरीके से एक दूसरे के साथ स्टिक हुए हुए हैं, क्यों हैं, ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है। जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो वाटर को जोड़ के रखती है, और यही वजह है कि जो वाटर है वो अपने ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है हाई डेंसिटी की, उसको वो डूबने नहीं देते, वो उसके अंदर डूबती नहीं है। और ये मरीन जो जितने भी एनिमल्स हैं, ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि वाटर जो है वो उनको डूबने नहीं देता, और ये इकोसिस्टम की जो है वो एक कामयाबी है। अगर इसी तरह कोई भी सब इंसेक्ट जो है वो वाटर में डूब जाता तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर होता इकोसिस्टम का, ठीक है। इसी तरह जो ड्रॉपलेट बनता है वाटर का, वो भी इसी वजह से होता है कि वाटर की नेचर बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि सरफेस टेंशन जो है ये क्यों होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और सरफेस टेंशन वाटर में क्यों होती है, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करके रखते हैं, और जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को टूटने नहीं देते या इधर उधर नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अगर ये एक्सटर्नल चेंज को रेजिस्ट ना करे, कोई चीज़ इनके ऊपर गिरे, तो वाटर के मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल को बिखरना नहीं चाहिए, इसको एक दूसरे के साथ स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे इकोसिस्टम का जो है वो मतलब है, और इकोसिस्टम की कामयाबी है। नहीं तो ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर होता। पता है जो इकोसिस्टम है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, वो कुदरत ने बनाया इस तरह है, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हों, सब जो हैं उसमें सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो यही वजह है जो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सरफेस टेंशन, यानी छोटे से छोटे जानदारों के लिए भी जो है वो सर्वाइवल का जो है वो वजह बनती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी कैपिलरी रिएक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड flowing in a narrow space without any resistance and opposite to any external force like gravity due to adhesive nature of molecule। अब कैपिलरी रिएक्शन यानी किसी भी जो किसी भी लिक्विड की जो है वो, यानी आपको पता ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को नीचे की तरफ लेके जाती है, लेकिन कैपिलरी रिएक्शन जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जो है वो किसी भी चीज़ को या किसी भी लिक्विड को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये क्यों होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ये होता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, द फोर्स दैट होल्ड्स टू मटेरियल टुगेदर एट द सरफेस। यानी ये जो दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको ये होल्ड करके रखती हैं एडहेसिव फोर्सेस, सच एज बॉन्डिंग ऑफ वाटर विद द साइड्स ऑफ लीव्स वेन। यानी जो आप देखें, जो आपने देखा होगा वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस तरह से लीफ की सरफेस से गिरते नहीं हैं, वो उस पर स्टिक होके रहते हैं, क्योंकि उनकी जो वाटर की जो अट्रैक्शन होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो मैच कर जाती है लीव्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ। अब आप देखें, ये एक सिंपल एग्जांपल दी गई है कैपिलरी रिएक्शन की। देखें वाटर है नीचे, एक नैरो ट्यूब है, और जो
वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो this mechanism is responsible for water transport in plant through roots and stem and animal through small blood vessels। तो वाटर हमें पता है जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरह मिट्टी से उसके तने में, फिर तने से किस तरह लीव्स में होती है, वो कैपिलरी एक्शन से होती है। इसी तरह जानवरों में और इंसानों में भी जो ब्लड वेसल्स है वो किस तरह जो नैरो कैपिलरीज होती हैं उनसे किस तरह जो है वो ट्रैवल करती हैं, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ट्रैवल करती हैं। यहाँ पर देखिए, इसको मज़ीद समझने के लिए ये एक और डायग्राम है यहाँ पर दी गई है जी। देखें, वाटर जो है वो प्लांट वाटर रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ये वाटर जो है वो आगे जा रहा है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर लीफ तक जाता है और लीफ पे जो है वो आपको पता है ड्रॉपलेट्स बनते हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू और फिर वो जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह जो है कैपिलरी एक्शन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाकर जो है वो पूरा पौधा होता है उसको वाटर किस तरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलैरिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जन्म देती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस बनाते हैं और ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो आगे सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन जैसी फोर्सेस बनाती हैं, प्रॉपर्टीज़ देती हैं, सॉरी। तो कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेशन और एडहेशन जो है वो फोर्सेस हैं और सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन जो है वो आगे से उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सरफेस टेंशन क्यों होता है? कोहेशन की वजह से, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्यों होता है? एडहेशन या एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या फोर्सेस हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स क्या है। तो ये आपने याद रखना है कि फोर्स क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद यहाँ तक हमने देखी प्रॉपर्टीज़, उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कि किस तरह से जो है वो, कि ये बायोलॉजिकली जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट इज़ एक्सेलेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम इन ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, जाइलम, एफ्लुएंट एंड प्लांट्स। जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी यानी जो उसका फ्लो होता है वाटर का, वो इतना एक्सीलेंट फ्लो होता है कि वो ट्रांसपोर्ट, इसको एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम फ्लूएंट चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, ब्लड वेसल सिस्टम में प्रोवाइड करता है। वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, गेमीट्स, लार्वल स्टेजेस ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फर्टिलाइजेशन बाय स्विमिंग गेमीट्स। यानी ये जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी, कि वो डूबने नहीं देता, ठीक है, इन चीज़ों को। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड बाय स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग ओपन ऑफ टेस्टा एंड फर्दर डेवलपमेंट। कि स्वेलिंग, जर्मिनेशन वगैरह में जो है वाटर वो किस तरह हेल्प करता है, हेल्प इन ऑस्मोसिस एंड टर्जिडिटी विच रिजल्ट इन सेल ग्रोथ। सेल की किस तरह ग्रोथ में हेल्प करता है ऑस्मोसिस और टर्जिडिटी, आपको पता है क्या होता है, उसके थ्रू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यानी ये भी हमने देखा कि एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है इसके एक्सीलेंट फ्लो, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन की वजह से। उसके अलावा इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं कि हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन इंसानों में, जैसे कि स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उस तरह जो डॉग्स में पेंटिंग होती है, आपने देखा होगा ज़ुबान बाहर निकाल के किस तरह जो है वो अपनी हीट को बाहर निकालते हैं। और उसके अलावा ये एनिलिड्स में और दूसरे जो क्या होते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो वाटर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर जो है वो एंडोस्केलेटन नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैक्रिमल फ्लूइड और म्यूकस, क्योंकि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने की वजह से ही जो है वो हमारी जो बॉडी है उसमें म्यूकस और लैक्रिमल फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो हमें प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अलावा इसकी मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि ये बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है। ये बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक जो है वो पाथवेज जो है वो प्रोवाइड करता है, हमें पता है किस तरह करता है। और ये हाइड्रोजन का सोर्स है फोटोसिंथेसिस में,
हमने ये भी पीछे अभी एक केमिकली रिएक्शन में पढ़ा था। उसके अलावा फ्लैजिलेटेड और सिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमें पता है किस तरह स्विम करते हैं, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही कि वो ऊपर स्विम करते हैं, वो सिंक नहीं करते। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो उनको एक एक्सीलेंट जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है स्विम करने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं मज़ीद अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर बना सकूं, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।